Hi everyone, today we are discussing the structure and function of tRNA. तो शुरू करने से पहले एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं. We all know that DNA से RNA बनता है by the process of transcription. DNA से DNA बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन. अब RNA वैसे तो बहुत टाइप के बनते हैं, पर 3 मेन RNA होते हैं जो हैं mRNA, rRNA and tRNA. क्लियर? mRNA हमारा कोडिंग आरएनए होता है, rRNA और tRNA हमारे नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं. क्लियर? mRNA के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको मेरे चैनल पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी. ठीक है. tRNA आज हम पढ़ने जा रहे हैं. tRNA को हम ट्रांसफ़र आरएनए भी बोलते हैं. ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो mRNA सीक्वेंसेस में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है. किसमें? स्पेसिफिक प्रोटीन्स में. ठीक है. tRNA को हम कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड भी बोलते हैं. कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तब tRNA का काम क्या होता है? अमाइनो एसिड को लेकर आना. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अडेप्टर मॉलिक्यूल. अडेप्टर मॉलिक्यूल भी हम tRNA को बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी जेनेटिक कोड mRNA में प्रेजेंट होता है वो उसको रीड करके ये इंश्योर करता है कि करेक्ट अमाइनो एसिड ही आके बाइंड करे. ठीक है. tRNA की लेंथ 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होती है और ये तीनों RNA में से स्मॉलेस्ट RNA होता है. स्मॉलेस्ट इन साइज़ होने की वजह से इसको हम सॉल्युबल RNA भी बोलते हैं. मॉलिक्यूलर वेट 25,000 to 30,000 डाल्टन होता है tRNA का. नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंट पॉइंट. हमें पता है RNA में जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. मैं सिर्फ अभी tRNA की बात नहीं कर रही हूँ, तीनों RNA की बात कर रही हूँ. mRNA हो या फिर rRNA हो या tRNA हो. ठीक है. तीनों में यूजुअली जो बेसिस प्रेजेंट होता है RNA में वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. बट tRNA के केस में क्या होता है? tRNA में यूजुअल बेसिस के अलावा कुछ अनयूजुअल मॉडिफाइड बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जैसे कि एडेनिन का मॉडिफाइड बेस हो गया इनोसिन, ग्वानिन का अनयूजुअल मॉडिफाइड बेस हो गया लाइसिडिन, यूरेसिल का स्यूडोयूरिडिन या डाईहाइड्रोयूरिडिन. अब इनका काम क्या होता है? ये tRNA के स्ट्रक्चर को क्या करके रखते हैं? स्टेबल करके रखते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करते हैं कि RNase एंजाइम आके इस RNA को, इस tRNA को डिग्रेड ना करते. ठीक है. समझ आ गया? ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन tRNA के बारे में. अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ. ये हमारा tRNA का स्ट्रक्चर है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA का. इसको हम क्लोवर लीव स्ट्रक्चर ऑफ tRNA भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीव जैसा होता है. ठीक है. एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें है, आप अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो tRNA का मॉलिक्यूल इंट्रा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है. इंट्रा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या हुआ? है तो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ही, बट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आपस में क्लोज आके क्या कर लेते हैं? बेस पेयरिंग कर लेते हैं. ठीक है. तो आपको इस स्ट्रक्चर में बेस पेयर्ड आर्म्स भी दिख रही होंगी और अनपेयर्ड लूप्स भी दिख रहे होंगे. ठीक है. अब हम tRNA का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. देखो, tRNA के स्ट्रक्चर में 4 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट एक्सेप्टर आर्म, नेक्स्ट टी आर्म और हम इसे बोलते हैं टी साई सी आर्म. थर्ड वी हैव एंटीकोडॉन आर्म एंड लास्ट फोर्थ वी हैव डी आर्म और DHU आर्म. ठीक है. एक्सेप्टर आर्म पे क्या होता है? अमाइनो एसिड आके अटैच होता है. क्लियर? और एक्सेप्टर आर्म पे आप हमेशा ये देखोगे कि एक्सेप्टर आर्म जो एंड हो रहा है वो इसी सीक्वेंस से एंड हो रहा है, CCA. ठीक है. हमेशा आपको tRNA के 3 प्राइम एंड पे यही सीक्वेंस देखने को मिलेगा. ठीक. नेक्स्ट वी हैव टी साई सी आर्म. ये होता है हमारा दिस लूप, दिस इज टी लूप या टी साई सी लूप. इट एक्ट्स एज राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट. नेक्स्ट वन वी हैव एंटीकोडॉन आर्म. एंटीकोडॉन आर्म and
एंटीकोडॉन आर्म का ये वाला हो गया एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप कोडॉन रिकॉग्निशन साइट की तरह एक्ट करता है। डी आर्म और DHU आर्म का जो लूप है वो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन साइट की तरह एक्ट करता है। दिस इज़ द एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो अमाइनो एसिड को tRNA के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। क्लियर? अब एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो, एक्सेप्टर आर्म साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होता है। ठीक है, 3' एंड पे हमेशा आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलेगा, CCA सीक्वेंस। CCA सीक्वेंस क्यों मिलेगा? क्योंकि अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके इस एडेनिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या होता है? अटैच होता है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव डी आर्म या फिर डाईहाइड्रोयूरिडिन आर्म। ये हमारी 4 to 5 बेस पेयर लॉन्ग होती है, जिसके एंड में एक लूप प्रेजेंट होता है जिसमें मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं डाईहाइड्रोयूरिडिन। ठीक, थर्ड वन वी हैव एंटीकोडॉन आर्म, जिसकी स्टेम 6 बेस पेयर लॉन्ग होती है, जिसके एंड में भी एक लूप प्रेजेंट होता है। उस लूप में 7 अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। उन 7 अनपेयर्ड बेसिस में से 3 बेसिस तो हमारे एंटीकोडॉन होते हैं और अदर मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। ठीक है, एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइजेज द कोडॉन इन द mRNA। जो एंटीकोडॉन लूप पे एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? mRNA में कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है। नेक्स्ट वन वी हैव टी आर्म, या फिर हम इसे T-Cy-C आर्म भी बोलते हैं। T-Cy-C आर्म, T-Cy-C आर्म हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यूजुअली जो बेसिस होते हैं वो कौन से प्रेजेंट होते हैं? थाइमीन, स्यूडोयूरिडिन एंड साइटोसिन। ठीक है, टी आर्म की जो स्टेम है वो 5 बेस पेयर लॉन्ग होती है, जिसके एंड में भी एक लूप प्रेजेंट होता है और उसमें 7 अनपेयर्ड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? राइबोसोम बाइंडिंग का। ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट की तरह एक्ट करती है ताकि tRNA राइबोसोम से इजीली बाइंड हो जाए। ठीक, लास्ट वन वी हैव वेरिएबल लूप। वेरिएबल लूप का काम क्या होता है? देखो, वेरिएबल लूप tRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये 3 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड ये कोड करने वाला है। ठीक, सॉरी, मैं यहाँ पे फंक्शन की स्लाइड ऐड करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको फंक्शन ऐसे ही बता देती हूँ। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो tRNA का मेन काम क्या होता है? कि अमाइनो एसिड को लेकर आना। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम RRNA के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।